प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम आलोक धन्यवा जी को पढ़ेंगे, जिन्होंने पतंग लिखा है। पतंग जो कि उत्साह और उमंग का परिचायक है। आलोक धन्यवा जी का जन्म सन 1948 ईस्वी मुंगेर, बिहार में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं पहली कविता जनता का आदमी 1972 में प्रकाशित। इसके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां से प्रसिद्ध दुनिया रोज बनती है एकमात्र संग्रह। इन्हें जो प्रमुख सम्मान प्राप्त हुए हैं उसमें राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, पहल सम्मान आदि प्रसिद्ध है। जहाँ नदियाँ समुद्र में मिलती हैं वहाँ मेरा क्या है, मैं नहीं जानता, लेकिन एक दिन जाना है उधर। 7वें-8वें दशक में कवि आलोक धन्यवा ने बहुत छोटी अवस्था में अपनी गिनी चुनी कविताओं से अपार लोकप्रियता अर्जित की। सन 1972-73 में प्रकाशित उनकी आरंभिक कविताएं हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को जवानी याद रही है। आलोचकों का तो मानना है कि उनकी कविताओं ने हिंदी कवियों और कविताओं को कितना प्रभावित किया, इसका मूल्यांकन अभी ठीक से हुआ नहीं है। इतनी व्यापक ख्याति के बावजूद, या शायद उसी की वजह से बनी हुई अपेक्षाओं के दबाव के चलते, आलोक धन्यवा ने कभी थोक के भाव में लेखन नहीं किया। सन 72 से लेखन आरंभ करने के बाद उनका पहला और अभी तक का एकमात्र काव्य संग्रह सन 98 में प्रकाशित हुआ। काव्य संग्रह के अलावा वे पिछले 2 दशक से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे हैं। उन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया और रंगकर्म तथा साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में भागीदारी की है। यहाँ जो कविता पतंग दी गई है उसके बारे में कुछ पृष्ठभूमि हम लोग जान लें। पाठ्य पुस्तक में ली गई कविता पतंग आलोक धन्यवा के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। यह एक लंबी कविता है जिसके तीसरे भाग को पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का उपयोग किया गया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। आसमान में उड़ती हुई पतंग, ऊंचाइयों की वे हदें हैं, बाल मन जिन्हें छूना चाहता है और जिसके पार जाना चाहता है। कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी नई दुनिया में ले जाती है जहाँ शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहाँ तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के मृदंग बजते हैं, जहाँ छतों के खतरनाक कोने से गिरने का भय है, तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं जो गिर गिर कर संभलते हैं।
और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिर भादो, जिसमें बादलों का एकदम बादल छाए रहते हैं और अंधेरा ही रहता है। उसके बाद शरद की उजाला की प्रतीक्षा कर रहे हैं। शरद ऋतु में बारिश उतनी नहीं होती। क्या आप भी उनके साथ हैं? तो अब हम लोग पतंग पढ़ते हुए ये सब देखेंगे। आज हम काव्यखंड के दूसरे पाठ पतंग पर चर्चा करेंगे। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया, सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। कवि यहाँ कह रहे हैं सबसे तेज बौछारें गई। बौछारें वर्षा ऋतु के बाद, भादो जो है वर्षा ऋतु में होता है। भादो हिंदी का एक महीना है और भादों में घनघोर अंधेरी काली घटाएं छाई रहती हैं, बहुत तेज बारिश होती है। तो वो बारिश समाप्त हो गई और एक नया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। खरगोश प्रतीक है चंचलता का, उमंग का, उत्साह का। वैसा सवेरा हुआ जो उत्साह लिए हुए है। शरद आया पुलों को पार करते हुए। जो पुल प्रतीक है दो भूभागों को जोड़ने का। यहाँ दो ऋतुओं को जोड़ने वाला संधि स्थल है। तो शरद ऋतु का आगमन हो रहा है, जिसमें चारों तरफ हरियाली है और प्रकृति का मनोरम रूप निखर कर सामने आ रहा है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। चमकीली साइकिल से तात्पर्य यह है कि वातावरण पूरी तरह नए नए पत्तों से, नए नए फूलों से लदा हुआ है और वो काफ़ी मनमोहक लग रहा है। चिड़ियों की चहचहाहट है जो प्रकृति को पूरी तरह गुंजायमान करती है, घंटी बजाते हुए जोर जोर से। चमकीले इशारों से बुलाते हुए। बच्चों को काफ़ी आकर्षित करने वाला यह समय है जिसमें बच्चे पतंग उड़ाने के लिए झुंड में एकत्रित होते हैं। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए। आकाश को मुलायम बनाते हुए कि अभी ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में जिस आकाश की तरफ लोग देखने से घबराते हैं, शरद ऋतु में उसी आकाश की ओर बार बार देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वह आकाश उनके लिए बहुत ही प्यारा हो जाता है कि पतंग ऊपर उड़ सके और उन आकाश में चारों तरफ जो तरह तरह के रंग बिरंगे पतंग दिखाई देते हैं, उसमें अपने पतंगों को और ऊपर उठाने की और ऊपर उड़ने की चाहत लिए हुए वे बार बार देखते हैं आकाश की तरफ। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की तरह पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियाँ, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। शरद
आमंत्रित कर रहा है सबको। और बच्चे जो सबसे अधिक उतावले होते हैं पतंग उड़ाने के लिए, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। पतंग एक विशेष हल्के कागज से बनाया जाता है, जिसके कारण वह आसानी से आकाश में उड़ सकता है और चारों तरफ बच्चों की सीटियां, किलकारियां, तालियां बज सके, इसलिए शरद आमंत्रित कर रहा है और एक नई दुनिया का गठन हो सके, एक नए वातावरण का निर्माण हो सके, उसका आगमन शरद कर रहा है। बच्चों के बारे में कवि कह रहे हैं, जन्म से ही अपने साथ लाते हैं कपास। बच्चे प्रकृति से कोमल होते हैं, नटखट होते हैं। कपास से तात्पर्य यहाँ कपास बहुत ही मुलायम, नरम और मुलायम होता है। तो बच्चे अपने साथ जन्म से ही वो कोमलता लाते हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। घूमती हुई आती है और बेचैन पैरों के पास से तात्पर्य यही है कि वे दौड़ते रहते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में उनको देर नहीं लगती। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, पतंगों को उड़ाते हुए वे आगे पीछे नहीं देखते और बेसुध दौड़ते हैं। और कभी कभी छतों को भी नरम बनाते हुए, धूप से छत कड़े रहते हैं, जले हुए रहते हैं, फिर भी वो जलते हैं छत, लेकिन बच्चे उनको नरम बनाते हुए, उनको छत गड़ता नहीं है और पैरों में कुछ पहने भी नहीं रहते हैं। पतंग की सुध में, पतंग उड़ाने की धुन में वो उन छतों को नरम बनाते हुए दौड़ते रहते हैं। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए किसी भी दिशा में इधर उधर भागते रहते हैं और दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हैं। मृदंग एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, पेंग भरने से जब झूला झूलते हैं तो उसमें पेंग होता है गति देने के लिए झूले को, तो बच्चे भी दौड़ते हुए अपनी गति देते हैं। डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर, बहुत तेजी में वो दौड़ते हुए पतंग को उड़ाने की कोशिश करते हैं। छतों के खतरनाक किनारों तक दौड़ते हुए अचानक वो छतों के किनारे तक पहुंच जाते हैं। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। और अचानक किनारों तक पहुंचकर वो गिरने से बच जाते हैं अपने लचीले शरीर के द्वारा। जो उनका आत्मविश्वास होता है, उनका रोमांच होता है, वही उन्हें बचाता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। और उनको सहारा किससे मिलता है? सहारा मिलता है उस पतले धागे से, उस उड़ती हुई पतंग से, जो उन्हें थाम लेती है, उन्हें गिरने नहीं देती। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, मतलब उनकी आकांक्षाएं ऊंची हैं, आत्मविश्वास ऊंचा है, जैसे पतंग ऊंचाई पर उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। रंध्र मतलब जो रक्त है। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से, यदि हमेशा तो बचते नहीं, कभी कभी गिर भी जाते हैं, और छतों के खतरनाक किनारों से यदि वे कभी गिरते हैं और बच जाते हैं, तब तो वे और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। अगर वे छतों के किनारों से गिर जाते हैं और बच जाते हैं, तो उनकी
निडरता और बढ़ जाती है। यानी चुनौतियों का सामना करते हुए चुनौतियों से बच निकलते हैं तो वे और भी निडर होकर चुनौतियों का सामना करने के तत्पर हो जाते हैं। पृथ्वी भी और भी तेज घूमती है, हुई आती है। पृथ्वी यानी वो और तेजी उनमें और तेजी आ जाती है, और तेज वो दौड़ना शुरू कर देते हैं उनके बेचैन पैरों के पास। इसलिए कवि कह रहे हैं कि उनकी गति है, स्पीड है और बढ़ जाती है और पृथ्वी और तेजी से उनके पैरों के पास आती है घूमती हुई। यहाँ पर यह व्याख्या समाप्त हुई। कोई पंक्ति न समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।